जब से अनामिका इस घर में बहू बनकर आई है तो कुछ ही दिन बाद उसकी सास सावित्री देवी का निधन हो गया। उसके बाद कुछ ही दिन में उसकी ननद ने आत्महत्या कर ली और यह सब देखकर उसके ससुर को भी हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी भी मृत्यु हो गई। 5 साल के अंदर इस घर से 3 लाशें उठ चुकी थी। दरअसल ये कहानी उस घर की है जहाँ अनामिका के गृह प्रवेश के बाद एक एक करके मौतें होने लगी। वह परिवार जो कभी अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए जाना जाता था, जिसमें रघुवीर जी, उनकी पत्नी सावित्री देवी और उनके 2 बच्चे, बेटी स्नेहा और बेटा सूरज शामिल थे। स्नेहा बेहद नटखट, चुलबुली और अपने भोलेपन के लिए जानी जाती थी। वहीं उसका भाई थोड़ा कड़क स्वभाव का था, लेकिन उस घर में दोनों बच्चों को बराबर प्यार मिलता था। कभी उन दोनों के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया। रघुवीर जी अपनी बेटी स्नेहा से बेहद प्यार करते थे, उनकी जान उसी में बसती थी। स्नेहा की शरारतें और मासूमियत से घर हमेशा चहचहाता रहता था। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनका जीवन सहज गति से आगे बढ़ रहा था। सूरज शुरू से ही थोड़ा सख्त स्वभाव का था। जब वो बड़ा हुआ और पढ़ाई पूरी की तो एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करने लगा। कुछ समय बाद उसके माता पिता ने उसे शादी की बात की। इस पर सूरज ने कहा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, पहले थोड़े पैसे कमा लूं, फिर गाँव में आकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा। जब जिंदगी में कुछ कर लूंगा तब शादी करूंगा। उसके माता पिता ने उसे समय दिया और कहा, बेटा जो तुम्हें ठीक लगे करो। उसके पिता रघुवीर जी बोले, ठीक है सूरज, कुछ पैसे तुम कमा लो, कुछ पैसे मैं जोड़ लेता हूँ, फिर तुम अपना बिजनेस शुरू करना। और हाँ, स्नेहा की शादी भी तो करनी है, आखिर तुम्हारी एक ही तो लाडली बहन है। सूरज ने कहा, ठीक है पापा, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। उसके बाद सूरज करीब 5 साल तक बाहर रहकर एक कंपनी में नौकरी करता रहा। उसने बेहद मेहनत से पैसे इकट्ठे किए और फिर गांव आया। गांव आकर उसने एक बड़ा किराना स्टोर खोल लिया। दुकान इतनी अच्छे चलने लगी कि लोगों की भीड़ लगी रहती थी और बिक्री भी काफी ज्यादा होती थी। एक दिन उसकी माँ सावित्री देवी उसके पास आकर प्यार से बोली, बेटा तुमने जो कहा था वो पूरा कर लिया, अब हमारी बारी है, अब तुम शादी कर लो। सूरज मुस्कुराया और बोला, ठीक है माँ, अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ। सूरज की शादी अनामिका नाम की लड़की से हुई। अनामिका देखने में तो शांत स्वभाव की लगती थी, लेकिन अंदर से बहुत ही कड़क और सख्त थी। सूरज पहले से काफी कड़क स्वभाव का था, लेकिन अनामिका उससे भी कहीं ज्यादा सख्त निकली। दोनों की जोड़ी बाहर से बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि उनके विचार आपस में मेल खाते थे, लेकिन यही मेल ऐसा था कि घर में तनाव और कलेश की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। शुरुआत में अनामिका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब भी रघुवीर जी स्नेहा को प्यार से पुकारते या उसकी तारीफ करते, अनामिका के दिल में जलन की चिंगारी सुलग उठती। उसे बेहद तकलीफ होती क्योंकि स्नेहा अब सिर्फ अपने घर की नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले की लाडली बन चुकी थी। स्नेहा जो हर दुख में मुस्कुराना जानती थी, जो सबका काम बिना शिकायत किए करती थी और सबसे घुल मिल कर रहती थी, अब वह अनामिका के लिए एक चुनौती बन गई थी। वह मासूम सी मुस्कान जो स्नेहा के चेहरे से कभी गायब ही नहीं होती थी, अब अनामिका की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन चुकी थी। अनामिका धीरे धीरे अपनी असली रूप दिखाने लगी। वह सूरज के कान में घर की हर छोटी बड़ी बातें बढ़ा चढ़ाकर बताने लगी। उसने सूरज को अपने घर वालों के खिलाफ हर हद तक भड़का दिया कि घर में लगातार तनाव और कलेश की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह देखकर सावित्री देवी बहुत परेशान होने लगी। उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा क्योंकि उनका एक ही बेटा था और बहू के इस व्यवहार ने उन्हें मानसिक तनाव में डाल दिया था। जब भी सावित्री देवी उसे कुछ कहती या कुछ खाने के लिए मांगने के लिए कहती, सूरज उनकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता था। वह सिर्फ अपनी पत्नी अनामिका को सुनता था और उसकी हर बात बिना किसी आपत्ति के मान लेता था। धीरे धीरे सूरज की माँ को यह महसूस होने लगा कि उनका बेटा अब पूरी तरह अनामिका के वश में आ चुका है और वह उसे दूर होता जा रहा है। सावित्री देवी को अपने बुढ़ापे का बहुत डर सताने लगा। उन्हें ये चिंता होने लगी कि बुढ़ापे में वो और उनके पति का क्या होगा। उनकी माँ का बस एक ही सपना था कि उसकी बेटी स्नेहा की शादी अच्छे घर में हो जाए ताकि वह अपनी जिम्मेदारियां सही से निभा सके, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर में तनाव और परेशानियां इस कदर बढ़ गई कि सावित्री देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। वह सुबह जब स्नेहा कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, सावित्री देवी ने अनामिका से कहा, बहू जरा थोड़ा गर्म पानी कर दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अनामिका ने झिझकते हुए जवाब दिया, आपके हाथ पैर नहीं है क्या? दिन भर फरमाइशी करती रहती हो, अपनी बेटी से भी तो कुछ कह सकती हो। ये सुनकर स्नेहा चुपचाप
पानी गर्म करके लाई और माँ को दवा दी और फिर कॉलेज के लिए निकल गई। लेकिन अनामिका की वो बात सावित्री देवी के दिल को बुरी तरह चुभ गई। उस दिन के बाद थोड़ी पीड़ा उनके मन में घर कर गई। रात को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया और नजरअंदाज करते हुए सोने की कोशिश की। सुबह हुई और सब लोग अपने अपने काम में निकल गए। स्नेहा जब कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी तो उसने सोचा कि माँ तो कभी इतनी देर तक नहीं सोती हैं। उससे यह चिंता हुई कि माँ की तबीयत तो ठीक है ना। स्नेहा ने तुरंत अपनी माँ के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने घबराकर अपने भाई सूरज को बुलाया, कहा, भैया देखो ना, माँ दरवाजा नहीं खोल रही हैं। सूरज दौड़ते हुए आया और उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आई। सूरज ने फौरन पड़ोसियों को बुलाया और दरवाजा तोड़ने के लिए कहा। जब दरवाजा खोला गया तो देखा कि सावित्री देवी शांत चेहरे के साथ बिस्तर पर सोई हुई थी, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। स्नेहा जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाकर अपने भाभी को बुलाया, लेकिन भाभी ने कहा, अब क्या नाटक है, ये बुढ़िया आखिर क्या चाहती है। सूरज ने फौरन डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा, सॉरी, यह अब नहीं रहे। ये सुनकर सब चौंक गए। स्नेहा खुद को संभाल नहीं पा रही थी और जोर जोर से अपनी माँ को पकड़कर रोने लगी। सूरज ने तुरंत अपने पिता रघुवीर जी को फोन किया और कहा, पापा आप जल्दी आइए, माँ की तबीयत बहुत खराब है। जब रघुवीर जी घर पहुंचे तो देखा कि उनकी पत्नी सावित्री देवी इस दुनिया में नहीं रही। रघुवीर जी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जो व्यक्ति कभी हमेशा मुस्कुराते हुए रहते थे अब गहरी खामोशी को ओढ़े रहने लगे। उनकी बेटी स्नेहा, जो अपने घर ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले को रौनक हुआ करती थी, वो जहाँ से गुजरती थी लोग मुस्कुरा उठते थे, अब वो बिल्कुल चुपचाप रहने लगी। माँ की याद में वह अक्सर घर के एक कोने में बैठी रहती थी। उसकी भाभी अनामिका न तो उसे ढंग से बात करती थी और न ही उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। धीरे धीरे स्नेहा अंदर ही अंदर डिप्रेशन का शिकार होती जा रही थी। उसका एकमात्र सहारा अब उसके पिता ही थे, क्योंकि शादी के बाद उसका भाई सूरज बिल्कुल बदल गया था। एक दिन अचानक अनामिका ने पूरे घर में शोर मचा दिया और जोर जोर से चिल्लाते हुए सूरज को बुलाने लगी, सूरज जल्दी आओ, कल रात तुमने मुझे 5,000 रुपए दिए थे ना, वो मेरे पर्स से गायब है। अगले ही पल बिना कुछ सोचे समझे उसने आरोप लगाते हुए कहा, ये काम तुम्हारी बहन ने किया है, उसी ने पैसे चुराए हैं। सूरज भी बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में स्नेहा को आवाज लगाने लगा, स्नेहा इधर आओ, क्या तुमने अपनी भाभी के पर्स से 5,000 रुपए चुराए हैं। स्नेहा ये सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसकी आंखें भर आई और वो धीरे से बोली, भैया मैं पैसे क्यों चुराऊंगी, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है और मैं तो कभी भाभी के कमरे में जाती भी नहीं हूँ। लेकिन अनामिका ने फिर से वही बात दोहराते हुए बोली, पैसे तुमने ही चुराए हैं, वरना इस घर में कौन चुराएगा, ना कोई आता है ना जाता है, यह बात तो साफ है, पैसे तुमने ही चुराए हैं और हो सकता है तुमने अपने किसी प्रेमी को देने के लिए चुराए हो। सूरज ये सब बातें चुपचाप वहीं खड़ा होकर सुन रहा था। ये देखकर स्नेहा जैसे अंदर से टूट गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे अंदर से धक्का दिया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और रोते हुए बोली, भाभी आपने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, ये तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपने मेरे चरित्र पे शक क्यों किया, आपने मेरी इज्जत पर उंगली क्यों उठाई। अनामिका तीखे लहजे में बोली, क्योंकि तुम इसी लायक हो। अब सच सच बता दो, तुमने पैसे किसके लिए चुराए हैं, वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी। ये सुनकर स्नेहा की आवाज तेज हो गई। तो बुला लीजिए ना पुलिस, देखती हूँ कहाँ से पैसे मिलते हैं मेरे पास, बुलाइए। स्नेहा की ऊंची आवाज सुनकर सूरज का पारा चढ़ गया। वह गुस्से में आया और बिना कुछ सोचे समझे स्नेहा को थप्पड़ मारते हुए बोला, बेशरम, अपनी भाभी से जबान लड़ाती है, तुझे शर्म नहीं आती, चोरी करती है और ऊपर से सीना चोरी करती है। अब स्नेहा पूरी तरह टूट चुकी थी। उस वक्त स्नेहा के पिता रघुवीर जी घर पर नहीं थे। स्नेहा पहले से डिप्रेशन का शिकार थी और आज जो कुछ हुआ उसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। उसने आत्महत्या करने का मन बना लिया, लेकिन बार बार उसके पापा का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। वह सोचती, अगर मैं चली जाऊंगी तो पापा का क्या होगा, वो तो पहले ही माँ के जाने के बाद टूट चुके हैं। इन भावनाओं से जूझती हुई वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी कि तभी अनामिका ने अपने भाइयों को घर पर बुला लिया और गुस्से में उसने कहा, भाइयों आज इस लड़की से सच उगलवाना है, उसे मार मार कर पूछो पैसे कहाँ छुपा रखे हैं इसने। स्नेहा ने जब ये बात सुन ली कि अनामिका अपने भाइयों को बुलाकर उसे जबरदस्ती सच उगलवाने वाली है तो वो डर से कांप उठी। उसके मन में भय, अपमान
और निराशा एक ऐसा तूफान उमड़ गया कि उसका दिल और दिमाग सुन्न हो गया। पहले ही वह मानसिक रूप से टूटी हुई स्नेहा को यह एहसास हो गया कि अब उसके साथ कुछ बुरा जरूर होने वाला है। उस रात वह बिना कुछ सोचे समझे एक बेहद दर्दनाक और गलत कदम उठाते हुए आत्महत्या कर ली। जाने से पहले उसने अपने पापा के नाम एक चिट्ठी लिखी थी। उसमें उसने अपने दिल की बात कहते हुए लिखी, पापा, मैं ऐसा कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन भैया और भाभी ने मुझे इस कदर मजबूर कर दिया कि मुझे कोई और रास्ता नहीं नजर आया। मुझे पता है कि ये चिट्ठी पढ़कर आपका दिल टूट जाएगा, लेकिन मैं और नहीं सह सकती। मुझे माफ करिएगा पापा, मैं आपको अकेले छोड़कर जा रही हूँ। आपकी रानी बेटी स्नेहा। चिट्ठी के अंत में स्नेहा ने एक कड़वा मगर सच लिखा था। भगवान करे सूरज भैया और अनामिका भाभी को कभी बेटी ना हो, क्योंकि अगर उनकी बेटी हुई तो वो कभी उसका दर्द नहीं समझ पाएंगे। कुछ देर बाद अनामिका के भाइयों ने स्नेहा के कमरे में जाने का फैसला किया ताकि उसे जबरन सच्चाई उगलवाई जा सके, लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला उनके होश उड़ गए। स्नेहा पंखे से लटकी हुई थी। उसका मासूम चेहरा मौत की चुप्पी में डूबा हुआ था, जैसे उसकी आत्मा ने सारी पीड़ा सहते सहते चुपचाप विदा ले ली हो। यह दिल दहला देने वाला दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे घबराकर तुरंत अनामिका के पास भागे और हाँफते हुए बोले, दीदी जल्दी चलो, तुम्हारी ननद स्नेहा ने फांसी लगा ली है। यह सुनते ही अनामिका जैसे पत्थर की मूरत बन गई हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखों में डर की झलक उभर गई। वह घबराते हुए स्नेहा के कमरे की ओर भागी। जैसे ही अनामिका ने दरवाजा खोला उसने स्नेहा को पंखे में लटका देखा। स्नेहा का मासूम चेहरा कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, मानो उसकी चुप्पी भी चीख चीख कर अपनी बेबसी का बयान कर रही हो। यह दृश्य देखकर अनामिका का दिल कांप उठा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वह कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्न हो गई। उसके मन में सबसे पहले यही डर आया कि अब सारा दोष उसी पर आएगा, जो उसने स्नेहा के ऊपर इल्जाम लगाकर उसे जलील किया था। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और चालाकी से स्थिति को पलटने की सोची। वह तेजी से सूरज को बुलाने लगी, सूरज जल्दी आओ, तुम्हारी बहन ने आत्महत्या कर ली है। उसने जरूर कुछ न कुछ गलत किया था, तभी उसने ऐसा कदम उठाया है। उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा होगा, वरना बिना वजह का कोई फांसी नहीं लगाता। सूरज ने बिना कुछ सोचे समझे आंख मूंदकर अनामिका की बात पर भरोसा कर लिया और बोला, ठीक है, मैं पापा को फोन करता हूँ। उसने रघुवीर जी को फोन लगाया और घबराई आवाज में कहा, पापा, स्नेहा ने आत्महत्या कर ली है। मुझे लगता है कि उसने कोई गलत काम किया था, तभी उसने ऐसा किया। ये सुनकर रघुवीर जी जैसे पत्थर बन गए हो। कुछ पल के लिए वह कुछ बोल ही नहीं पाए, लेकिन सूरज की बातें सुनकर उन्हें अपनी बेटी के लिए और भी गहरा आहत पहुंचा। वह गुस्से से बोले, सूरज, तुझे शर्म आनी चाहिए। तो जैसा भाई इस धरती पर बोझ हो, अपनी ही बहन पर ऐसे घटिया इल्जाम लगा रहे हो। मुझे अपनी स्नेहा पर पूरा भरोसा है, वह कभी ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकती। कहते हुए उनका गला रूंधा हुआ और वो जोर जोर से खांसने लगे। क्या स्नेहा के पापा रघुवीर जी इस गहरे सदमे को झेल पाएंगे? क्या सूरज और अनामिका की सच्चाई आखिरकार रघुवीर जी के सामने आ पाएगी? यह जानने के लिए दिल को झकझोर देने वाली कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो कल दोपहर 1 बजे अपलोड होगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।